नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों की जिस पर चर्चा जरूरी है और इस चर्चा में जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं के साथ और विशेषज्ञ मेहमानों से भी। देश के साथ पूरा विश्व मना रहा है आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस पर बातचीत करेंगे कैसे कश्मीर से पूरे जो भारत का लोकतंत्र है उसको मजबूती मिल रही है और श्रीनगर में पीएम मोदी के योग के इस मुख्य कार्यक्रम में भाग लेने के क्या है मायने, इस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ बात होगी केजरीवाल की बेल पर आखिर क्यों लग गई ब्रेक, इस पर भी विस्तार से बात करेंगे। और बात होगी पंजाब में गहराते बिजली संकट की, जिसके बीच फ्री बिजली ने बढ़ाया है खजाने पर बोझ। होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। देश के साथ पूरा विश्व मना रहा है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। श्रीनगर की धरती से पीएम मोदी ने दिया दुनिया को संदेश, लोकतंत्र को मिली है कश्मीर से मजबूती। कहा योग और साधना की भूमि है जम्मू कश्मीर, पूरी दुनिया में बढ़ा योग के प्रति आकर्षण। शराब नीति घोटाले में आरोपी अरविंद केजरीवाल की जमानत को ईडी की चुनौती, हाईकोर्ट में जारी है सुनवाई पूरा होने तक जमानत पर रोक। तमिलनाडु में जहरीली शराब कांड के 3 आरोपियों को 15 दिन की न्यायिक हिरासत, कुड्डालोर जेल भेजे गए सभी आरोपी। बीजेपी ने तमिलनाडु सरकार पर लगाया माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप, मामले की सीबीआई जांच की मांग। और पंजाब में फ्री बिजली ने बढ़ाया खजाने पर बोझ, तो टैक्स पेयर की जेब भी हो रही है ढीली। आम आदमी पार्टी के 300 यूनिट बिजली फ्री ने पावर डिमांड बढ़ाने के साथ ही बिजली संकट को भी गहराया। वहीं फ्री बिजली वाले ट्यूबवेल लगातार कर रहे हैं भू स्तर का जो दोहन। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत की, जिसकी जमानत पर दरअसल कहीं ना कहीं ब्रेक लग गया। कल उनको दिल्ली की एक अदालत से जमानत मिली थी, लेकिन आज हाईकोर्ट से उस पर ब्रेक लग गई। सीएम केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। ईडी केजरीवाल की जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची थी, तो प्रवर्तन निदेशालय हाईकोर्ट पहुंचा था। अदालत ने सुनवाई पूरी होने तक जमानत वाले आदेश को रोक दिया है। कहा जब तक ये सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक जमानत नहीं हो सकती। केजरीवाल के तिहाड़ जेल से छूटने से पहले ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई। गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। और दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को गिरफ्तार हुए थे। गुरुवार शाम राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी थी। गवाहों से बात न करने और देश छोड़कर न जाने की शर्त के साथ अदालत ने उन्हें जमानत दी थी। तो सीएम केजरीवाल की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है और इस पर फिलहाल अभी सुनवाई चल रही है। ईडी केजरीवाल की जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची थी और इसको लेकर जो राजनीतिक घमासान है वो भी मचा हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि शराब नीति में बड़ा घोटाला हुआ है, जिसमें अरविंद केजरीवाल दोषी पाए गए हैं और उनकी जांच की जा रही है। शराब नीति में एक बड़ा घोटाला हुआ है। खुद न्यायालय कई बार इस बात को कह चुका है कि अरविंद केजरीवाल का इसमें भूमिका है। अरविंद केजरीवाल पूरे शराब नीति घोटाले के सूत्रधार हैं। तो जब इस तरह के आरोप लगते हैं तो जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और न्यायालय ने निर्णय देना है। अरविंद केजरीवाल जेल भी न्यायालय के निर्णय से गए थे और बाहर जब भी आएंगे तो न्यायालय के निर्णय से आएंगे। तो ये मुझे लगता है जांच एजेंसी और न्यायालय को छोड़ देना चाहिए। और दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत को ईडी द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती देने पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि निचली अदालत के बेल का ऑर्डर अभी अपलोड भी नहीं हुआ और जब ऑर्डर आया ही नहीं तो हाईकोर्ट किस चीज पर सुनवाई कर रहा है। ऐसा कभी सुना नहीं
लोअर कोर्ट के बेल का ऑर्डर अभी अपलोड ही नहीं हुआ, हमें ही नहीं मिला, किसी को मिला ही नहीं। जब ऑर्डर ही नहीं आया तो हाई कोर्ट किस चीज़ पे सुनवाई कर रहा है? क्या लेके ईडी हाई कोर्ट पहुंच गया और क्या सुन के हाई कोर्ट कह रहा है कि हम इसको सुनेंगे? अभी तो ऑर्डर ही नहीं आया, वे सुन क्या रहे हैं? ईडी चैलेंज किस चीज़ को कर रहा है? ये तो बड़ी अजीब सी बात है, कभी नहीं सुना देश में। दरअसल ये बहुत हास्यास्पद है कि अभी ऑर्डर नहीं आया। ऑर्डर दरअसल कल कोर्ट ने दिया था, वो ऑर्डर अभी तक सिस्टम पर अपलोड नहीं हुआ है और इस मामले में अदालत ने ये पूरा ऑर्डर, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर सुनवाई से पहले मंगवाया है और उस ऑर्डर के मद्देनजर ही ये सुनवाई हो रही। तो ये कहना कि ऑर्डर ही नहीं आया उस पर सुनवाई हो रहा है, ये भ्रामक है। बहरहाल इस पूरे मामले में मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा, आइए ये देखते हैं। हमें कोर्ट के ऊपर भरोसा है, हम कोर्ट को दोषी नहीं देते जैसा आम आदमी पार्टी देती है। अगर पीछे ही आप सुन लीजिए कि कोर्ट ने जब जेल दिया, कोर्ट ने बेल नहीं दिया तो कोर्ट को दोषी ठहरा दिया। हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और हम इसके लिए हम पीसी भी नहीं खेलेंगे। कोर्ट जो निर्णय करता है हमें उसका स्वागत है, गुनाहगार को सजा मिलनी चाहिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारा जीरो टॉलरेंस है, ये हमारा स्टैंड है। बाकी जो भी होगा हम उसको देखेंगे। और इस पूरे मामले पर आम आदमी पार्टी की मंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा सत्यमेव जयते। तो इसको लेकर के भी तमाम सारे सवाल जवाब किए जा रहे हैं कि आखिर जब अदालत से अगर उनके पक्ष में फैसला आता है तो वो लोग ट्वीट करते हैं, जैसे कि ये आतिशी ने ट्वीट किया है कि सत्यमेव जयते, लेकिन अगर अदालत की तरफ से उनके पक्ष में फैसला नहीं आता है तो तमाम विरोध में बयान दिए जाते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, सबसे पहले तो बताइए कि हाईकोर्ट से क्या अपडेट देंगे, क्या कुछ दलीलें दोनों पक्षों की तरफ से दी जा रही हैं? देखिए, ईडी की जो दलीलें थी वो लगभग पूरी हो चुकी हैं और अभी अभिषेक मनु सिंघवी अरविंद केजरीवाल का पक्ष रख रहे हैं। ईडी की जो दलीलें थी वो ये थी कि जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर है वो उसमें कई टेक्निकल और तथ्यात्मक खामियां हैं। मसलन पीएमएलए के सेक्शन 45 पर कोई चर्चा नहीं की निचली अदालत ने। इसके अलावा ईडी ने ये कहा कि उनको बहस करने के लिए जब वो समय चाहते थे तो उनको ये कहा गया कि आप एक तय समय तक अपनी बहस पूरी कर दें, यानी उनके आर्गुमेंट को कर्टेल करा गया लोअर कोर्ट की तरफ से। दूसरा, ईडी ये चाहता था कि किसी भी आदेश से पहले एक रिटन सबमिशन ईडी को फाइल करने दिया जाए ताकि उसके आधार पर कोर्ट एक बेहतर निर्णय ले सके, लेकिन इसके लिए भी कोर्ट ने परमिशन नहीं दी। तो इन सब चीजों पर ईडी ने आपत्ति जताई है और ये कहा है कि ये जो खासतौर से जो ट्विन कंडीशन होती है निखिल पीएमएलए के मामले में, जिसमें सरकारी वकील का जो भी उनका जो बयान है वो बहुत अहमियत रखता है। खासतौर से कि अगर सरकारी वकील ये बात कहते हैं कोर्ट में कि उनको आपत्ति नहीं है जमानत दिए जाने से, और कोर्ट को ये भी लगता है कि प्रथम दृष्टया जो आरोपी है वो इनोसेंट है और वो भविष्य में भी इस तरह का कोई जब बेल पर होगा तो कोई इस तरह का अपराध नहीं करेगा। ये दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का ये कहना था कि जो ट्विन कंडीशन है उस पर कोर्ट ने गौर नहीं किया, क्योंकि सरकारी वकील जब विरोध कर रहा था जमानत का तो उस बात को कोर्ट ने बिल्कुल एक सिरे से दरकिनार कर दिया। तो इन्हीं बातों पर ईडी ने मांग की है कि जमानत का जो आदेश है उस पर रोक बनी रहे और हाईकोर्ट सुने कि इस निचली अदालत के आदेश में जो गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, उनको देखते हुए अरविंद केजरीवाल की रिहाई ना हो और हाईकोर्ट ही ये तय करे कि क्या वाकई में अरविंद केजरीवाल जमानत के हकदार हैं या नहीं इस मामले में। जी, अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या दलीलें उनकी हैं? देखिए, अभी अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील बिल्कुल शुरू की है और वो ये कह रहे हैं कि ईडी की जो दलीलें हैं वो दरअसल उनको अगर हम उस पर कोर्ट गौर भी करे तो भी बहुत सारी ऑब्जर्वेशन कोर्ट के लोअर कोर्ट के ऐसे हैं जिनके चलते जमानत के आदेश पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मसलन कोर्ट ने कुछ ऐसी चीजों पर सवाल उठाए हैं कि अगर ईडी का ये कहना है कि 100 करोड़ रुपए घोटाला हुआ तो उसमें से 40 करोड़ तो ईडी का ये कहना है कि उसने स्थापित कर लिया, लेकिन 60 करोड़ कब तक स्थापित किया जाएगा कि किसको दिया गया, क्या वाकई में गोवा इलेक्शन में उसका इस्तेमाल हुआ, ये सारी चीजें ईडी स्थापित नहीं कर पा रही है। लोअर कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है ऑर्डर में। तो इस तरह के कुछ ऑब्जर्वेशन है जो इंडिपेंडेंटली अरविंद केजरीवाल को राहत के लिए एक ग्राउंड मुहैया कराते हैं और उन्हीं के आधार पर
अभी अभिषेक मनु सिंह भी उन बिंदुओं पर बहस कर रहे हैं। जो निचली अदालत थी और जो हाईकोर्ट में जब ये केस लिस्टेड हुआ था उस दौरान भी ये बात सामने आई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 21 दिनों तक के लिए जो प्रचार करने के लिए एक तरह से उनको जेल से बाहर जाने दिया था, उसको भी एक कहीं ना कहीं उसको भी एक आधार बनाने की कोशिश की गई है, जिसका ईडी विरोध कर रही है। उसका कहना है कि इस तरह की चीज़ों को नहीं लाना चाहिए। निखिल, देखिए, जब कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को, सुप्रीम कोर्ट ने जब जमानत दी थी प्रचार के लिए, तो कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए थे कि अभी केस इस स्टेज पर नहीं है जिसमें ये स्थापित हो जाए कि अरविंद केजरीवाल दोषी हैं। जमानत की कंडीशन बहुत स्ट्रिक्ट है, इसीलिए अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं है। इस तरह के कुछ ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट के थे जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रचार के लिए जमानत दी थी। उस पैरा को लोअर कोर्ट ने, जो 26 पेज का लगभग लोअर कोर्ट का आदेश है, उसमें उस पैराग्राफ को मेंशन किया है लोअर कोर्ट के जज ने। तो उसी को आधार बनाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में भी अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट दी गई, लेकिन वो पैराग्राफ एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में है। उसको आप स्वतंत्र रूप से ये नहीं कह सकते कि यही एक सत्य है। वो ऑर्डर का एक पार्ट था, उसका वहां पर कॉन्टेक्स्ट कुछ और था, और लोअर कोर्ट ने जो इसको रिप्रोड्यूस किया है, इसको भी ईडी आपत्ति उठा रही है कि ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसको रिप्रोड्यूस किया है लोअर कोर्ट जज ने। जी, एक बात और, अभी हमने देखा कि जो दिल्ली सरकार के मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, उनका कहना है कि कोर्ट का, यानी निचली अदालत का, राउज एवेन्यू कोर्ट का अभी ऑर्डर नहीं आया, ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ, और किस तरह से ये मामले की सुनवाई हो रही है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं मुझे लगता है भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। क्या, किस तरह से इसको क्लियर करेंगे आप? निखिल, दो बातें। पहली बात, निचली अदालत का आदेश आने के बाद हाईकोर्ट ने इस पर विस्तृत सुनवाई शुरू की है। 26 पेज का ऑर्डर था। पब्लिक डोमेन में भले ही वेबसाइट पे नहीं आया, लेकिन पार्टीज को ये मिल गया था सुबह। दूसरी बात निखिल, ये अपने आप में बहुत बड़ा ग्राउंड होता है जब ऑर्डर की कॉपी किसी पक्ष के पास उपलब्ध ना हो, तो वो इसी आधार पर जाकर के कई बार राहत मांगता है कि मैं इसको अपील करूंगा तो मेरे पास ऑर्डर ही नहीं है, तो मैं अपील कैसे करूं, इसीलिए आप फॉर द टाइम बीइंग इसको स्टे कीजिए। तो ये जो बात है, ये पॉलिटिकल बात है। इस तरह के बहुत सारे मामले ऐसे भी पहले भी हमने देखे हैं जिसमें ऑर्डर या जजमेंट की कॉपी ना होने की वजह से पार्टीज को स्टे मिला है कि आपको, क्योंकि आपके पास ग्राउंड्स नहीं है चैलेंज करने के लिए, लेकिन जो इसका जो अगर आदेश को लागू कर दिया जाएगा तो उसके बाद अपील इंस्ट्रक्चर्स हो जाएगी। यानी एक बार अगर व्यक्ति जमानत पर बाहर आ गया तो कवायद नई सिरे से शुरू होगी। तो ये कानूनी भाषा में इससे कोई अड़चन नहीं होती कि ऑर्डर की कॉपी थी या नहीं थी। हालांकि ऑर्डर की कॉपी सुबह उपलब्ध थी दोनों पार्टीज को, जिसके बाद हाईकोर्ट ने, हालांकि शुरू में जब 10:30 बजे इसको मेंशन किया गया, 1.5 घंटे 2 घंटे का गैप था ऑर्डर कॉपी और केस की फाइल आने के बाद, कोर्ट ने इस पर विस्तार से सुनवाई शुरू की है। इसलिए इस तरह का आशंका जताना कि बगैर ऑर्डर कॉपी के हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा है, ये गलत है। जी, निश्चित तौर पर आपने बहुत बखूबी इस पूरे मामले को बताया है। शुरू से आप इसको कवर भी करते रहे, जो उसके लीगल एंगल है वो कवर करते रहे हैं। मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी इस पर सियासत, चूंकि इस पूरे मैटर पर विकास आप समझ रहे हैं कि कितनी सियासत जुड़ी हुई है, उसकी भी बात कर लें। आपने देखा कि अदालत के बाहर इस तरह के स्टेटमेंट्स देना कि कहीं ना कहीं ऑर्डर की कॉपी नहीं आई, और उससे पहले ही ये सारा मामला आप देखिए अदालत किस तरह से सुन रहा है, कोई ट्वीट कर रहा है, आतिशी ट्वीट कर रही है सत्यमेव जयते। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से अदालतों को या तो प्रेशराइज करना या उसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह लगाने जैसा होता है, जो सियासत में आपको सूट कर सकता है, लेकिन कम से कम जो न्याय व्यवस्था है उसके लिए ठीक नहीं है। निखिल, बिल्कुल, इसको पॉलिटिकल भी कहना थोड़ा ये हास्यास्पद है। अगर आप ये बात कह रहे हैं कि ऑर्डर की कॉपी नहीं थी तो फिर हाईकोर्ट ने कैसे सुनवाई शुरू कर दी, इस तरह की बात कहना इमेच्योरिटी भी एक तरीके से दिखाता है कि आपको पता नहीं है कि आखिर में अदालतें काम कैसे करती हैं। जैसा मैंने कहा कि जजमेंट और ऑर्डर की कॉपी ना होने की वजह से अगर ऑर्डर इंप्लीमेंट होने पर कोई ऐसा एक्शन होता है जिसको आप पलट नहीं सकते, तो इसी आधार पर तो कोर्ट अपील सुन चुके हैं पहले भी कई बार ऐसे मामलों में। तो ये एक हास्यास्पद बयान है ये कहना कि हाईकोर्ट बगैर ऑर्डर के सुनवाई शुरू कर दे। हालांकि तथ्यात्मक रूप से हाईकोर्ट ने ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद ही, केस की फाइल आने के बाद ही दोनों पक्षों को विस्तार से सुनना शुरू किया है आज। जी, निश्चित तौर पर इस पर सियासत भी हावी है विकास, और जो भी इसके केस का मुझे उम्मीद है कि आज शाम तक कुछ न कुछ इसमें आएगा। आप इस पर नज़र बनाए रखें, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को इन तमाम ताज़ा अपडेट से रूबरू कराने के लिए। और इसके बाद बात करेंगे नए कश्मीर में पीएम मोदी, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो
तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। योग व्यक्ति, परिवार, समाज, देश, विश्व और संपूर्ण मानवता को जोड़ता। देश देश का पथदर्शन, अंतर मन का नव सर्जन। विश्व एक परिवार ने योग को किया है वंदन। जन जन के जीवन का हिस्सा है योग। 21 जून 2024 को है 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार योग दिवस की थीम है स्वयं और समाज के लिए योग। आइए हर गांव, हर शहर में योग उत्सव मनाएं। इस वैश्विक अभियान को सफल बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। लेकिन इसका मुख्य कार्यक्रम जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में मनाया गया और वहां पीएम मोदी मौजूद थे। तो आखिर नए कश्मीर में पीएम मोदी के मौजूदगी के क्या मायने हैं? पीएम मोदी ने कहा कि लोगों को यह एहसास दिलाया है योग ने कि उनका कल्याण उनके आसपास की दुनिया के कल्याण से जुड़ा हुआ है। योग हमें अतीत के बोझ को ढोए बिना वर्तमान क्षण में जीने की मदद करता है। योग समाज में सकारात्मक बदलाव के नए तरीके बना रहा है। और पीएम मोदी कल ही श्रीनगर पहुंच गए थे। तो योग दिवस की पूर्व संध्या पर श्रीनगर पहुंचे पीएम मोदी की ये यात्रा अपने तीसरे टर्म की पहली कश्मीर यात्रा थी। जाहिर है कश्मीर के लोगों में इस यात्रा को लेकर बड़ी उम्मीदें भी थी और बहुत उत्साह भी था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, उस उत्साह को परिलक्षित करते हुए पीएम ने युवाओं से संवाद करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही असेंबली के चुनाव होंगे। पीएम ने कहा कि निकट भविष्य में जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की योजना भी मूर्त लेगी। पीएम ने कहा कि दुनिया में तीसरी बार सरकार का चुनाव भले ही अचंभित करता हो, लेकिन जनता परफॉर्मेंस को ही चुनती है। इसी परफॉर्मेंस के आधार पर 60 वर्ष बाद किसी सरकार को देश में जनादेश मिला है। 60 वर्ष बाद जनादेश मिला है, ये समझने की जरूरत है। लोकसभा में मिले जनादेश का मैसेज स्थिरता का है, स्टेबिलिटी का है। जम्मू कश्मीर में सही समय पर सही मायने में लागू हुआ भारत का संविधान। भारत स्थिर सरकार के दौर में प्रवेश कर चुका है। इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ है और लोकतंत्र की मजबूती में जम्मू कश्मीर के आवाम की बड़ी भूमिका रही है। और योग ने दुनिया में जोड़ने का संदेश दिया है। योग पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ता है और यह संदेश जम्मू कश्मीर से भी आज निकला है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने कश्मीर से एक नई पहल की शुरुआत का भरोसा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने कश्मीर से एक नई पहल की शुरुआत का भरोसा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने कश्मीर से एक नई पहल की शुरुआत का भरोसा दिया है। यह बेहद महत्वपूर्ण है। नई पहल की शुरुआत होगी और पीएम मोदी ने कहा कि जो योग है वो पूरी दुनिया को जोड़ता है और कश्मीर किस तरह से जो भारत का लोकतंत्र है उसको सुदृढ़ कर रहा है। तो आज दुनिया भर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर प्रधानमंत्री, जैसा कि आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाया, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में उन्होंने योग भी किया। पीएम ने कहा कि योग में ध्यान का महत्व काफी जरूरी है। जब ध्यान की बात आती है, वो योग का हिस्सा है, तो ज्यादातर लोगों के मन में ऐसा रहता है कि कोई बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी है, कोई अल्लाह को प्राप्त करने का या ईश्वर को प्राप्त करने का या गॉड को प्राप्त करने का, साक्षात्कार करने का एक कार्यक्रम है। और तब जाकर के लोग, अरे भाई ये तो मेरे से नहीं हो सकता, मैं तो सामान्य मानवी हूं, वो रुक जाता है। लेकिन अगर इसको सरलता से समझना है, ध्यान को, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, हम भी जब स्कूल में पढ़ते थे, दिन में 10 बार हमारे टीचर कहते थे, भाई ध्यान रखो, जरा ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो, अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है। ये ध्यान जो है ना, वो हमारे कंसंट्रेशन, हमारा कितना फोकस है चीजों पर, हमारा मन कितना केंद्रित है, उससे जुड़ा विषय है।
तो बहुत सरल शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को योग के विषय में बताया और पीएम मोदी ने बताया कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू कश्मीर के लोग राज्य के रूप में अपना भविष्य बेहतर बना पाएंगे। जम्मू कश्मीर के लोग लोकल लेवल पर अपने नुमाइंदे चुने, उनके जरिए आप समस्याओं के समाधान के रास्ते खोजें। इससे बेहतर और क्या होगा। इसलिए अब असेंबली इलेक्शन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। वो समय दूर नहीं जब आप अपने वोट से जम्मू कश्मीर की नई गवर्नमेंट चुनेंगे। वो दिन भी जल्द आएगा जब जम्मू और कश्मीर फिर से राज्य के रूप में अपना फ्यूचर और बेहतर बनाएगा। बेहद महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री ने कहा कि वो जल्द दिन आएगा जब जम्मू कश्मीर अपने राज्य में जो विधानसभा के चुनाव जिसको कहते हैं कि बहुत समय से जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं वो होंगे और राज्य के रूप में अपना बेहतर भविष्य बना पाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि 60 साल के बाद तीसरी बार किसी सरकार को चुना गया है। इस चुनाव के नतीजों ने तीसरी बार सरकार बनने की घटना से पूरी दुनिया को बहुत बड़ा मैसेज दिया है और वो मैसेज है स्टेबिलिटी का, स्थिरता का। जनता को सिर्फ हम पर विश्वास और ये विश्वास कि उनकी एस्पिरेशंस को हमारी सरकार ही पूरा कर सकती है। जनता को हमारी नीयत पर, हमारी सरकार की नीतियों पर भरोसा है, उसको ये थप्पा लगा है। और ये जो एस्पिरेशनल सोसाइटी है वो निरंतर अच्छा परफॉर्मेंस चाहती है, वो तेज गति से रिजल्ट चाहती है। उसे अब लेट लतीफी स्वीकार नहीं है। होती है, चलता है, हो जाएगा, देखेंगे, ऐसा करो फिर मिलेंगे, वो जमाना चला गया। ये मिजाज है आज। जनता की उम्मीदों पर चलते हमारी सरकार परफॉर्म करके दिखाती है, रिजल्ट ला करके दिखाती है। इसी परफॉर्मेंस के आधार पर 60 साल के बाद, 6 दशक के बाद तीसरी बार किसी सरकार को हमारे देश ने चुना है। और इस चुनाव के नतीजों ने, ये तीसरी बार सरकार बनने की घटना ने पूरी दुनिया को बहुत बड़ा संदेश दिया है। तो तीसरी बार सरकार बनने की घटना ने पूरी दुनिया को एक बड़ा संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर से भी संदेश दिया। आज जम्मू कश्मीर से योग का संदेश और कश्मीर के जरिए भारत का लोकतंत्र किस तरह से मजबूत हो रहा है, इस बात का भी संदेश पूरी दुनिया में गया है। इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल जी, बहुत स्वागत है आपका। और उसके साथ ही साथ विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, वो भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपका स्वागत है। और दीपक झा, कांग्रेस के प्रवक्ता, थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं, उनको भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है, वो भी जुड़ेंगे। विनोद जी, आपके साथ अगर इस पूरी चर्चा की शुरुआत करना चाहे, आज जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की धरती से प्रधानमंत्री ने जो योग का संदेश दिया है, उसके साथ साथ लोकतंत्र किस तरह से मजबूत हो रहा है और जम्मू कश्मीर की उसकी कितनी बड़ी भूमिका है, ये भी संदेश कहीं ना कहीं, किस तरह से देखते हैं इसको? निखिल, हम लोग कश्मीर में पिछले 15-20 साल से जाते रहे हैं, वहाँ के हालात देखते रहे। इस झीले डल पे
आज जब ये सुहाने मौसम में जब आप ये योग देखते होंगे, हजारों जो बच्चे वहाँ पे थे और लोगों के साथ जो प्राइम मिनिस्टर मोदी योग करते हुए वहाँ आपने देखा, बारिश भी वहाँ सुबह में हुई थी। तो आप हम कल्पना कीजिए जो 20 साल पहले जो झीले डल पे जो हालत थी उसके किनारे में आप देखिए कि कभी भी कोई प्राइम मिनिस्टर या देश के बड़े नेता जाते थे तो वहाँ बंद का, हड़ताल का वहाँ कॉल होता था। वहाँ आप देखिए कि वहाँ इस तरह से एक ऐसा माहौल बनाया जाता था कि पूरे कर्फ्यू के जैसा एक सन्नाटा छा जाता था। आज के माहौल में जब ये तस्वीर आपके सामने में है तो ये पूरे देश को ये तस्वीरें एक सुकून देती है। ये सुकून देती है ये तस्वीरें जब आप बच्चों के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो सेल्फी देखते हैं तो लगता है कि इस कश्मीर की कल्पना क्या हमने कभी सोचा होगा कि इस हालत में भी कश्मीर का ये सूरत और ये तस्वीर कभी सामने आई। तो ये बदला हुआ कश्मीर है और ये बदले हुए कश्मीर जिसको नया कश्मीर कहते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था, कल जो यूथ के साथ में संवाद कर रहे थे तो उन्होंने कहा ये बात समझने की बात है कि ये स्पिरिचुअल इंडिया है। जन आकांक्षा जो इस देश का बढ़ा है वो परफॉर्मेंस चाहती है और ये परफॉर्मेंस इस देश को कम से कम एक इतिहास बनाते हुए दिखा है जब ये कश्मीर में पहली बार एक मुख्य धारा की सियासत हुई है आर्टिकल 370 हटने के बाद। जो पार्लियामेंट का जो कमिटमेंट था, पीएम मोदी ने कहा कि जल्द ही वहाँ स्टेटहुड की बहाली होगी। यूटी के बाद अब वो कश्मीर, जम्मू कश्मीर एक अपना पूर्ण राज्य का दर्जा लेगा और ये भी उन्होंने कहा कि जल्द ही वहाँ पे इलेक्शन भी होंगे। जी। तो ये जो जमहूरियत की ये शानदार खूबसूरती है जिसको कश्मीर ने दिखाया है 35 साल 40 साल के बाद कश्मीर में जो ये वोटिंग टर्नआउट है 55% का, वो डेफिनेटली पूरे देश को उत्साहित करता है, कश्मीर को उत्साहित करता है। और ये परफॉर्मेंस की जो सरकार की बात कर रहे थे मोदी जी, तो वो शायद उनके भी उस बात को उत्साहित करता है कि आप काम करते हुए देखेंगे तो जनता रेसिप्रोकेट करेगी। लेकिन सवाल इसमें यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे थे कि जो क्या जनतंत्र के लिए, लोकतंत्र के लिए, जमहूरियत के लिए कश्मीर के लोगों ने जो ये उत्साह और उमंग दिखाया है, क्या भारत में जो हमारे विपक्ष की पार्टियां हैं उनको ये उत्साह उनके साथ नहीं दिखाना चाहिए? क्या ये इस भूमिका को इसलिए नज़रअंदाज कर रहे थे, कश्मीर के लोगों के इस जनाकांक्षा को नज़रअंदाज कर रहे थे कि उनके गठबंधन के दो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला चुनाव हार गए थे? तो नेता के चुनाव हारने जीतने से फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है जमहूरियत में, लोकतंत्र में, जब वो वहाँ के लोग जिस तरह से जनभावना के साथ आगे बढ़ते हैं। ये बात समझने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। और हमारे साथ कांग्रेस के मेहमान दीपक झा, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक झा जी, बहुत स्वागत है आपका। दीपक जी, शुरुआत भी आपके साथ करते हैं। ये जो काउंटर क्वेश्चन अभी आपने देखा कि विनोद मिश्रा जी ने क्या कुछ कहा, उन्होंने कहा कि पीएम को, दरअसल उन्होंने कोट किया कि पीएम ने कहा कि हमें खुशी होती कि अगर इस पूरे उमंग और उत्साह में इस जो जम्मू कश्मीर में दिखाई दे रहा है उसमें विपक्ष भी साथ में जुड़ता और विपक्ष भी जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनके लिए सराहना के दो बोल बोल सकता। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि इतना बड़ा परिवर्तन आ रहा है जम्मू कश्मीर में और उसमें विपक्ष विरोध के लिए विरोध पर अड़ा हुआ है? देखिए निखिल जी, धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया बोलने के लिए। विनोद मिश्रा जी तारीफें कर रहे थे, उनकी तारीफ उनको मुबारक, देश के प्रधानमंत्री को मुबारक। चश्मा पहने हुए विनोद जी तो अच्छा देख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसी चश्मे से काश उन नीट के बच्चों का दर्द भी देख पाते, काश किसी बच्चों से ले आए अपने नैरेटिव पे। तो बात ये है कि चश्मा एक रंग का होता है, हरा लाल पीला जैसा पहने हैं वो अच्छा वही देख रहे हैं। बात है देश में समस्याएं बहुत है, अनुलोम विलोम नरेंद्र मोदी जी तो करके अपनी तो मन की पीड़ा को दूर कर पा रहे हैं, लेकिन क्या देश के मन की पीड़ा को दूर कर पा रहे हैं? क्या देश के गरीब के, क्या देश के युवाओं का, क्या देश के बच्चों का पीड़ा दूर कर पा रहे हैं? तो अनुलोम विलोम करना चाहिए, योग करना चाहिए, सबको करना चाहिए। इसका हिमायती मैं भी हूँ, इसमें कहीं कोई दो मत हो ही नहीं सकता। और योग न भाजपा का है न नरेंद्र मोदी का है, लेकिन ये बाजीकरण जो है, बाजारीकरण जो है, नरेंद्र मोदी जी ने योग का किया है। महर्षि पतंजलि ने कहा था, क्योंकि स्थिरम सुखम आसनम, जहां स्थिर हो मन, जहां स्थिर हो शरीर, वहीं पे आसन होता है। तो बात उसकी नहीं है, बात यह है कि योगा अभ्यास सबको करना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से बाजारीकरण कर रहे हैं, एक बाबा को बाजार में, मार्केट में पहुंचा दिया योगा के माध्यम से, और खुद तो जनता को गुमराह कर रहे हैं।
बात ये है कि अनुलोम विलोम करिए, सब करिए, लेकिन आपको जिम्मेदारी दी गई है उन चीजों पर भी बोलिए ना, नरेंद्र मोदी जी उन चीजों पे भी बोले। दरअसल सवाल जी आपका प्रश्न, आपकी चिंता हो सकती है दीपक जी, लेकिन दरअसल दो तीन चीजें हैं। एक तो आपने कहा कि तमाम सारी परेशानी जनता झेल रही है, वो अनुलोम विलोम कर रहे हैं, लेकिन उसी जनता ने दोबारा तीसरी बार उनको मैंडेट दिया है और वो कह रहे हैं कि हमको मैंडेट दिया है परफॉर्मेंस पर मिला है। तो उन परफॉर्मेंस, आप कह रहे हैं कि जनता बड़ी परेशान है, लेकिन जनता बार बार उनको चुन रही है, एक बात। दूसरी बात यह कि बात अनुलोम विलोम की या बात योग की नहीं हो रही है, बात इस बात की भी हो रही है कि जो कश्मीर के लोगों के एस्पिरेशंस हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, वो पूरी हुई हैं, तो उसके साथ खड़े हुए विपक्ष क्यों नहीं दिखाई देता? देखिए निखिल जी, विनोद मिश्रा जी ने एक और बात कही कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अब चुनाव कराएंगे। इनको भूल जाते ना, इतनी गलत लाइन मत बोला करिए मिश्रा जी। ये बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा चला कि यहाँ पे चुनाव होने चाहिए, इसलिए नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सरकार की परेशानी आई कि यहाँ पे चुनाव होने चाहिए, अब चुनाव करवाएंगे। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो हथौड़ा है, जो डंडा है, वो चलता है, तब सरकार जागती है। यहाँ इनके मंत्री आके मीडिया के सामने भाषणबाजी कर जाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि हम आपके प्रश्न का उत्तर ने कौशल कांत मिश्रा जी से, विनोद जी से एक मैं टिप्पणी चाहूंगा। बोलने दीजिए ना। ठीक है, इन्होंने कहा कि देखिए, इन्होंने क्या कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, और नीट में क्या निकल के आ रहा है, अरेस्ट कर रहे हैं, गिरफ्तारी हो रही है। नीट की तो बात ही नहीं की उन्होंने। मुझे लगता है कि विनोद जी ने नीट की तो कोई बात ही नहीं की, नीट की बात हो भी नहीं रही है। विनोद जी की बात नहीं कर रहा हूँ, विनोद जी की सारी बातें मैं नहीं करूंगा ना, तो सरकार की भी करूंगा ना। विनोद जी सरकार की बातें करे तो ठीक। आईना दिखा रहा हूं कि हाँ, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो विनोद जी, क्या सुप्रीम कोर्ट का इस तरह से कोई आदेश है आपसे? दीपक जी देखिए, आपके जवाब देने के लिए तो कौशल जी हैं, वो बेहतर जवाब, हमसे भी बेहतर जवाब आपका दे सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपने सीधे सीधे मुझ पर ही टारगेट शुरू कर दिया। इतनी खींच क्यों है आप लोगों को? भारत का योग पूरे दुनिया में प्रचलित है, भारत का योग इंटरनेशनल योगा डे मना रहा है पूरे दुनिया। ये कांग्रेस को गर्व की बात नहीं लगती है? यूनाइटेड नेशन में जब आप देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन में, आप एक बार सुन लीजिए, आप अपना तर्क रख चुके हैं दीपक जी, आप अपनी बात रख चुके हैं, आप अपनी बात रख चुके हैं। आप कृपया दूसरों का भी सुन लें तो बेहतर होगा। देखिए, ये आपकी पार्टी के साथ दिक्कत यही है। ठीक है दीपक जी, आपके पार्टी के साथ दिक्कत यही है कि आप लोग देश के गौरव को भी अनुलोम विलोम से ही तुलना कर देते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा घोषित ये इंटरनेशनल योगा डे है। ये भारत से ऊपर की चीज है। जरा थोड़ा सा इस गौरव को, सम्मान को तो ले लीजिए। ये देश के 140 करोड़ देशवासियों के गौरव की बात है कि आज आप देखिए कि यूनाइटेड नेशन ने आपके योगा डे को किस तरह से एक्सेप्ट किया है। पूरे दुनिया में आप चाहे मुस्लिम कंट्री चले जाएं या पश्चिम में यूरोप चले जाएं, हर जगह आप योगा करते हुए लोगों को देखेंगे। शांत हो जाइए दीपक जी, थोड़ा शांत हो जाइए। दीपक जी थोड़ा शांत हो जाइए। एक मिनट निखिल, मैम दीपक जी को जवाब दे। देखिए दीपक जी, हम लोग आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग आते हैं तो अच्छा लगता है कि हम लोग एक डिस्कस करें। आप अपने नैरेटिव पे बनाने के लिए सिर्फ अगर आते हैं तो ये चीजें हमें नहीं करना चाहिए। ये बात आपको कौशल जी बेहतर जवाब देंगे। लेकिन जब देश की बात आएगी, योगा इंटरनेशनल डे के रूप में मनाया जा रहा है, ये देश के लिए गौरव की बात है। आप इसकी तौहीन कर रहे हैं जब इसको ये अनुलोम विलोम से तुलना करके इस योगा डे के आप भारत की परंपरा, भारत की विरासत को तौहीन कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए उस पार्टी को जो भारत की इस धरोहर, भारत की इस पूंजी, भारत की जो समृद्धि परंपरा है, उसको इस तरह से तौहीन करती है ये पार्टी। और इस तरह से आके प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ आपका कुछ विभेद हो सकता है। आप उनकी बात करिए। योगा भारत पीएम मोदी का नहीं है, योगा इस देश की पूंजी है। क्या बात करते हैं आप? ठीक है कौशल कांत मिश्रा जी 10 सेकंड, निखिल जी 10 सेकंड जवाब दे दूं मिश्रा जी को? दे दीजिए, मैं कौशल कांत जी को भी लाना चाह रहा हूं बीच में। नहीं, 10 सेकंड। निखिल जी, मुझे मिश्रा जी के ज्ञान के ऊपर थोड़ा सा तरस आता है, क्योंकि शायद अनुलोम विलोम प्राणायाम का एक हिस्सा है। ये पता नहीं अनुलोम विलोम से आगे आप अपने लाइन पे। लेकिन देखिए ऐसा है, जो दर्शक इसको देख रहे हैं, जो आपको सुन रहे हैं, उनको भी पता था कि ये जो अनुलोम विलोम का जो आपने उच्चारण किया था, ये दरअसल बहुत आप तौहीन कर रहे थे योगा की। आप इंटरनेशनल योगा डे पे कांग्रेस के प्रवक्ता इस योगा डे को तौहीन कर रहे थे आप। ठीक है, करके नरेंद्र मोदी जी तो अरे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि शर्म करनी चाहिए आपको। अनुलोम विलोम करके
के उसके कष्ट को दूर नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, देश की ठीक जनता है, को अनुलोम विलोम ठीक है, करके ठीक है। आपको अपना मन आपको को शांत आपको कर उनकी दिए। आपको उससे नहीं जुड़ना है। दरअसल देखिए विनोद जी ये बात कह रहे हैं कि हो सकता है और जाहिर तौर पर आप प्रमुख विपक्षी पार्टी हैं तो आप उनका विरोध करेंगे, लेकिन जो देश से जुड़ी हुई चीजें हैं कम से कम उस पर गर्व करिए। वो ये बात ये कह रहे हैं कि आप उनका जितना विरोध करना है आप बिल्कुल करिए। फिलहाल कौशल कांत मिश्रा जी को मैं ढूंढूंगा। मैं सुन तो लीजिए कौशल कांत मिश्रा जी, कौशल कांत जी को। अरे सुनिए, बहुत देर से आप लोग बोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी की जो बात है, नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर सवाल किया था। ठीक है, योग तो ठीक हमने है, पहले ही दिन कहा, ठीक पूरा है। दुनिया कर रहा है, सालों साल से कर रहा है, और 5000 सालों से भारत की भूमि पे योग भगवान कृष्ण ने ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल योगा डे तो अभी 10,000 साल से नहीं मनाया जा रहा था। ये 10 वर्षों से ही मनाया जा रहा है। ये श्रेय तो आपको देना पड़ेगा। फिलहाल कौशल कांत मिश्रा जी, आपको लगता है कि ये जो विरोध के लिए विरोध जैसी राजनीति है, खासतौर पर जो हम कहीं ना कहीं योग पर आकर अटक गए, मुद्दा जो है वो भटक गया। मुद्दा यह था कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लोगों ने अपनी एस्पिरेशंस दिखाई हैं, जिस तरह से धारा 370 हटने के बाद वहां पर स्थितियां बदली हैं, नए कश्मीर का एक तरह से आप देख रहे हैं कि प्रादुर्भाव हो रहा है। और खासतौर पर इस बार लोकसभा चुनाव में देखने में आया जिस तरह से बंपर वोटिंग हुई 55-56%। तो इस पर यह कहा जा रहा है कि भाई ये जो है कहीं ना कहीं जो भारत का लोकतंत्र है उसको कश्मीर ने भी एक और संबल दिया है। लेकिन इसमें जो विरोध के लिए विरोध है उसको किस तरह से देखते हैं? निखिल जी, पहले तो भारतीय योग दिवस जो इंटरनेशनल लेवल पे आज मनाया जा रहा है उसकी पूरे विश्व को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर समस्या क्या है कि मैं अभी कांग्रेस के मित्र की सुन रहा हूं। सर आपका, दीपक जी, आपके सर क्रिटिसिज्म को हम सराखों पे लेते हैं, लेकिन समस्या तब आती है कि जब हम देश की बात करते हैं, जब भारत के गौरव की बात करते हैं, तब भी आप उसका विरोध करने लगते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी आज प्राइम मिनिस्टर है। और अगर वो देश की भी बात करेंगे तो आपको विरोध करना है। ये राजनीति नहीं है, ये नकारात्मक राजनीति है। मुझे लगता है कि इससे हमें बचना चाहिए। आपने नीट के परीक्षा, मैं आपके हर बात का जवाब दूंगा। आपने नीट के परीक्षार्थियों की बात की, कल ही शिक्षा मंत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, और मैं भी उसका पुरजोर तरह से समर्थन करता हूं कि कोई भी अपराधी है वो किसी भी तरह के इस तरह के शिक्षा माफिया के जो लोग हैं उनको कानून के मुताबिक जांच करके सजा मिलनी चाहिए। जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब बात आती है कश्मीर में, जहां पर आज माननीय मोदी जी इंटरनेशनल योगा डे पे योगा कर रहे हैं। इसका मैसेज समझने की कोशिश कीजिए। इसका मैसेज कांग्रेस के लिए नहीं है, इसका मैसेज पूरे विश्व के लिए है। इसका मैसेज पूरे विश्व के लिए कश्मीर का मैसेज है। इसका मैसेज यह है कि धारा 370 खत्म होने के बाद किस तरह से इंटीग्रेशन हुआ, और इंटीग्रेशन इस लेवल का हुआ कि लोकसभा इलेक्शन में रिकॉर्ड 58.46% की औसत वोटिंग हुई। वो बारामूला जिसको हम बम ब्लास्ट के नाम से आपके जमाने में जानते थे, वहां पर भी वोटिंग 59% हुई। श्रीनगर, जहां पर लोगों ने वोटिंग के बारे में सोचा नहीं था, वहां पर वोटिंग टर्नआउट इस समय 40% के आसपास है। तो आपको उस मैसेज को लेना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी जिसको आप मार्केटिंग कह रहे हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उसको कूटनीति बोलते हैं। अपने भारतवर्ष की शाख को इंटरनेशनल लेवल पे छाप छोड़ना, वही एक नीति होती है जो राष्ट्रनीति है। आप केवल राजनीति करते हैं। माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हम सब राजनीति नहीं करते, हम राष्ट्रनीति की बात करते हैं। हमारे लिए राष्ट्रनीति प्रथम है, राजनीति बाद में है। और आपके लिए परिवार प्रथम है, उसके बाद आपके परिवार के लोग सेकंड है, और फिर कहीं राष्ट्रीय पार्टी आती है और फिर राष्ट्र आता है। समस्या यह आती है, आपका विरोध बिल्कुल जायज है, सब मानते हैं, लेकिन कम से कम योगा दिवस पे जो हो रहा है उस पे आपको खुश होना चाहिए। कश्मीर में जिस तरीके से हो रहा है, आपके बहन भाई कांग्रेस के राहुल जी और प्रियंका जी जाकर के वहां बर्फ के गोले खेल पाते हैं, तो ये धारा 370 खत्म होने की बात थी। आप जिस तरीके से हर तरह, आप ये कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, अगर हम आपकी गलत बात को, सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप ऐसा माहौल बनाइए जिससे वहां पे चुनाव हो सके। सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं था कि ये कहा जाए कि इस बार लोकसभा के इलेक्शन करा जाए। आप गलत हैं। उन्होंने कहा था माहौल बनाया जाए, लेकिन एक, अरे सुनिए सर, सुनिए मेरी बात सुनिए। और आप लोग जो कहते रहे, आप जो लोग, अरे दीपक जी सुनिए ना, झूठ तो मत बोले थे कि दीपक जी प्लीज, आपके झूठ पे निखिल चलिए एक मिनट दीपक जी सुनिए तो। अच्छा दीपक जी बात तो सुन लीजिए। अरे दीपक जी बात सुन लीजिए। कौशल जी आप भी, मैं कह रहा हूं कि आप, कौशल जी अपनी बात खत्म कर लें, दीपक जी उसके बाद आएंगे। आप नोट कर लीजिए सारे पॉइंट्स का, आप जवाब दीजिएगा।
मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, वो पार्टी जो इलेक्शन के रिजल्ट के एक दिन पहले ईवीएम का रोना रो रही थी, लोकतंत्र को खतरे में बता रही थी, अगर लोकतंत्र खतरे में था, लोकतंत्र मर चुका था, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्यों कोर्ट कर रहे हैं आप? तो लोकतंत्र का पार्ट है ये मीडिया जिसको आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं बैठ करके, चारों ध्रुव मिल करके बनाते हैं लोकतंत्र, और आप उसमें क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी हर पॉजिटिव राजनीति का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जब आप नेगेटिव राजनीति करते हैं, देश के सम्मान के बीच में आते हैं और आपके अपने नेता विदेश की धरती पे जाकर के भारत के खिलाफ बोलते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के खिलाफ बोलते हैं, तो शर्म आपको वहां पर आनी चाहिए, आपको नहीं, आपकी पार्टी को आनी चाहिए। आप तो हमारे दोस्त हैं, प्रवक्ता, आप वही कर रहे हैं जो आपकी पार्टी कह रही है। हम दोस्त हैं, हम अपनी बात रखेंगे, लेकिन आपकी पार्टी को समझाना चाहिए कि कम से कम ऐसे वैश्विक मामलों पे जहां भारत देश की साख दांव पे हो, वहां पर हमें साथ में रहना। ठीक है कौशल जी, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। दीपक जी। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट के नाम पे झूठ बोल रहे हैं सरासर। सुप्रीम कोर्ट का सीधा आदेश है कि वहां चुनाव हो जाने चाहिए सितंबर तक, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दूसरी बात मैं कहूंगा, भाजपा का भाषण बहुत सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन कुछ काम की बात क्या करिए। देखिए, 370 हटा या नहीं हटा था, तो कश्मीर में ऐसा नहीं कि वहां कोई पासपोर्ट लेना पड़ता था। कश्मीर में तब भी आप जा सकते थे और अब भी जा सकते हैं, पहले भी जा सकते थे। लेकिन आपकी सरकार के आने के बाद आतंकवादी घटनाएं होने लगी वहां पे, जिस दिन मोदी जी शपथ 370 पर अपना स्टैंड भी क्लियर करते चलिएगा दीपक जी। गुरदासपुर सारी घटनाएं आपके शासनकाल में हो रही, तो कृपया करके आप ये बातें मत बोलिए कि आतंकवादी घटनाएं नहीं हो रही। बड़ी दुखद बातें हैं कि आतंकवादी घटनाएं होती है इस देश में, लोगों की हत्याएं होती हैं, जान जाती है बेगुनाहों की। लेकिन भाजपा और आतंकवादियों में एक समानता है, आतंकवादी भी बेगुनाहों को मारते हैं, भाजपा भी बेगुनाहों को मारती है। आतंकवादी गोली लेके मारते हैं, भाजपा लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते, तो भविष्य जीते जी लोगों को मार रही भाजपा। ये भाषणबाजी अच्छी कर सकते हैं कि मोदी जी ने क्या, मोदी जी ने क्या किया है। दो बातें दीपक जी, दो बातें दीपक जी, बहुत जल्दी से आप जय, मैं दीपक जी का जवाब दे दूं। वो सुप्रीम कोर्ट की बात उठा रहे थे, मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। मैं विनोद जी, मैं दीपक जी को चाह रहा हूं, दीपक जी बहुत जल्दी से क्लियर करिए, क्योंकि दूसरे लोगों को भी जोड़ना है 10 सेकंड में। एक तो 370 पर आपका स्टैंड क्या है, और दूसरा आप कह रहे हैं कि वो आतंकवादी गोली से मारते हैं, ये दूसरे तरह से मारते हैं, लेकिन बार बार जनता चुन तो इन्हीं को रही है। देखिए, जानी न जाए निशाचर माया काले नेमी के कारण है। माँ सीता का हरण करने वाला रावण भी भगवा में आया था और माँ सीता का हरण कर ले गया था। वो आस्था था, वो विश्वास था। इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ, हमारे देश की जनता आस्था रखती है, लोकतंत्र में विश्वास रखती है। लेकिन अगर आज ये हालात आ गए कि अपंग सरकार ना बनी होती, एनडीए की सरकार ना बनी होती, तो पिछले 10 सालों में आपने कभी सुना कि एनडीए की सरकार, आपने कभी सुना भाजपा की गारंटी? आप सिर्फ एक व्यक्ति की गारंटी। ठीक है, 370 पर आपका पॉइंट आ गया। ठीक है निखिल, मैं थोड़ा सा देखिए, 370 पर आपका क्या स्टैंड है, जल्दी से करिए, मैं विनोद जी के पास जाना है जी। 370 आपने कहा कि पहले भी पासपोर्ट नहीं लेना पड़ता था, तो यानी कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लगता है कि कोई परिवर्तन नहीं आया है। देखिए, आप कश्मीर में कितनी सेना लगा रखे हैं, आप बताइए ना। सेना मुक्त करिए कश्मीर, जनता को वहां खुली आजादी दीजिए, आप चुनाव कराइए ना, क्यों नहीं करा रहे हैं? सीधी सी बात है, 370 हटने का फायदा उनको होना चाहिए ना, कश्मीरियों को, क्यों नहीं करा रहे भाई? ठीक है, 370 हटने का फायदा कश्मीरियों को मिलना चाहिए, ये आपको लगता है कि 370 का फायदा कश्मीरियों को नहीं मिल रहा? विनोद जी, बहुत सारे सवाल है आपके पास। देखिए यार दीपक जी, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन आपको मैं ये बात बता रहा हूँ कि आप जिस भाषा में बोल रहे हैं, ये कश्मीर में कभी अलगाववादी इस भाषा का इस्तेमाल करते थे। कश्मीर के अलगाववादी हर समय में भारत की सेना, आप सुन लीजिए, आप बहस कर, आप सुनिएगा तब आप बहस कर सकते हैं। मैंने आप दीपक जी, आप पहले सुन लीजिए तब आप बहस कीजिएगा। ये आपकी पार्टी में दिक्कत यही है कि राहुल गांधी भी किसी का नहीं सुनते हैं और सिर्फ अपनी बात कहते हैं। आप एक बार सुन लीजिए। आपने कहा कि कश्मीर में सेना को आपने जोड़ा है। सुनिए, आप बहुत सीरियस बात कर रहे हैं। कश्मीर में सेना को लेके हर समय में सिर्फ वहां अलगाववादी बात करते थे, वहां कोई मुख्यधारा की पार्टी की बात नहीं करती थी। आज ये पहली बार है कि कांग्रेस पार्टी भारत की सेना को, भारतीय सेना पे सवाल उठा रही है। देखिए, ये आप बहुत सीरियस बात कर रहे हैं और आप, ये हम पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं, आप गंभीरता से समझिए कि आप क्या कह रहे हैं। दीपक जी, आप गंभीरता से समझिए कि आप क्या कह रहे हैं, इस बात को समझिए। दीपक जी, जब आपकी तैयारी नहीं होती है या आपकी पार्टी क्या बात करती है, आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए। आप कश्मीर के मुद्दे पे जब आते हैं बात करने के लिए, तो आप इस बात को समझिए कि आप क्या बात कर रहे हैं।
आपको बार बार टाइम दिया जा रहा है और आप दूसरों के ऊपर बोल रहे हैं, ये ठीक नहीं है। ठीक है, आपको जो कुछ कहना है वो कहिएगा, एक एक करके तो बोलिए, कम से कम एक एक करके तो बोलिए। नहीं, ये वन वे ट्रैफिक नहीं चल सकता। देखिए दीपक जी, ये इस तरह से आप डिरेल नहीं कर सकते और ना वन वे ट्रैफिक चलेगा। नहीं, देखिए आप एक बार सुन लीजिए, आप जो सवाल पूछे उसका जवाब तो दे दीजिए। आपने मेरे से सवाल पूछा है, आप सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था वो मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। दीपक जी थोड़ा धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप थोड़ा सा न्यूज रूम के, आप हमारे डेकोरम को भी समझिए, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा सुन लीजिए। आपका सवाल का ही जवाब मैं दे रहा हूं। ये अलग बगल की बात मत कीजिए, ये गुमराह मत होइए। आप लोग सिर्फ नैरेटिव लेके आते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देश में आग मत लगाइए, आप सीधे आप समझने की कोशिश कीजिए। सुप्रीम कोर्ट के सामने में आपको मैं सुनिए, आप समझने की कोशिश तो कीजिए दीपक जी। ठीक है, ज्यादा दीपक जी आप अपनी बात आप खुद नहीं समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं। आपको मैं कह रहा हूं कि आप खुद नहीं समझ रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये बोल रही है या कोई अलगाववादी के कोई पार्टी संगठन के लोग बोल रहे हैं कि मुझे फर्क करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। आप समझिए कि जब ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जिस समय में, आप पूरी बात तो समझिए। अरे आप पूरी बात समझिए, मैं आप सुन तो लीजिए। अरे आपकी बात का ही जवाब देता हूं दीपक जी। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए, आप समझ लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जब ये सवाल आया था तो सुप्रीम कोर्ट में समझने की कोशिश कीजिए। सुप्रीम कोर्ट में जब ये सवाल आया था कश्मीर के इलेक्शन में, उस समय में डिलिमिटेशन का प्रोसेस पूरा हुआ था। तो सरकार के तरफ से ये बात आर्गुमेंट दी गई थी कि ये सारे डिलिमिटेशन के प्रोसेस अभी पूरे हुए हैं। जैसे ही डिलिमिटेशन के प्रोसेस पूरे खत्म हो जाएंगे, जिसमें जम्मू के रीजन का और कश्मीर के रीजन में कई सीटें भी बढ़ाई गई थी, जो जम्मू के लोगों की डिमांड थी। कश्मीर में आपको अगर याद होगा, आपकी पार्टी एनसी के साथ में काफ़ी दिनों तक रही थी। 40 साल तक के लिए डिलिमिटेशन को बंद कर दिया गया था, जबकि पूरे देश में 10 साल के बाद डिलिमिटेशन होता है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, लेकिन कश्मीर में नहीं था। सवाल ये है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कल कह रहे थे कि आर्टिकल 370 हटने के बाद देश का संविधान पहली बार जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है। जिस संविधान खतरे की बात आप कर रहे थे, वो संविधान भी पहली बार जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है। जिस संविधान खतरे को लेके आप पूरे इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे, वहां शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को हक नहीं मिला था। वाल्मीकि समाज के लोगों को वहां वोटिंग राइट तो छोड़िए, पढ़ने लिखने की भी आज़ादी नहीं मिली थी। सिर्फ उनके बच्चे अगर एमए भी पास कर जाएं वाल्मीकि समाज के, तो सिर्फ वो झाड़ू दे सकते थे। ये समाज, ये आपने 70 साल में बनाया था उस जम्मू कश्मीर को। वहां ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं था। तो भारत का संविधान लागू हुआ है आर्टिकल 370 से, इसको समझिए। सेना पे कभी बात करते हैं तो कम से कम 4 बार सोचिए। भारत की सेना, भारत की प्रभुता, भारत की शक्ति, भारत का अपना एक संपूर्ण गौरव का ये है। उसके कहीं होने ना होने पे अगर कांग्रेस पार्टी सवाल उठाएगी तो ये सवाल फिर अलगाववादी खेमे के लोग उठाएंगे, उठाते रहे हैं। इस बात को समझने बोलने में कम से कम 4 बार सोचिए। दूसरी बात मैं आपको इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, जो कश्मीर से पीएम का मैसेज है। कश्मीर जो है वो एक एस्पिरेशनल इंडिया की बात जब आप कहते हैं, जन आकांक्षा की बात करते हैं, तो वो आज का कश्मीर आप देखिए डेवलपमेंट के दौर में। कश्मीर का वो स्टार्टअप देखिए, कश्मीर का आप एग्रीकल्चर का बूम देखिए, टूरिज्म का बूम देखिए। आपने कभी सोचा था जम्मू कश्मीर में 2.5 करोड़ लोग वहां एक साल में जाएंगे टूरिज्म में? ठीक है, वो कश्मीर का डेस्टिनेशन आप देखिए पूरी दुनिया में कैसे उसकी सूरत बदली है। और आप इस तरह की बात करते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। आप एक रिस्पॉन्सिबल, एक बड़ी पार्टी का, ग्रैंड ओल्ड पार्टी के प्रवक्ता हैं और इस तरह की बात करते हैं, ये ठीक नहीं लगता। मिश्रा जी के पास चाहूंगा। कौशलकांत मिश्रा जी, मैं चलते चलते चाहूंगा आपसे आखिरी कमेंट्स। किस तरह से जो जम्मू कश्मीर है वो देश को बदल रहा है और देश को बदलने में कदमताल भी कर रहा है, और ये पूरी दुनिया देख रही है। ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी का ये कैरेक्टर रहा है कि देश में जो जम्मू कश्मीर के टेररिस्ट रहे हैं, उनके साथ इनके प्रधानमंत्री फोटो खिंचाते हैं, और जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म कराने के लिए जो खत्म हुई है, उसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने वाले सारे कांग्रेसी वकील हैं। इससे इनका कैरेक्टर पता चलता है। जम्मू कश्मीर केवल एक ऐसी रियासत थी जिसका जिम्मा केवल जवाहरलाल नेहरू ने लिया था।
और वो आज तक कोढ़ की तरह बनी रही। और एक तरफ वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने पूरे देश को मिला दिया। तो ये असली कैरेक्टर कांग्रेस का है। ठीक है, हमारे पास समय आज बस इतना है। इस विषय को आगे हम जरूर लेकर जाएंगे। दीपक झा जी, आपके पास मैं समझ रहा हूं कि आपको बहुत कुछ कहना है, लेकिन हमारे पास समय आज बहुत बस इतना ही है। कौशल कांत मिश्रा जी, दीपक झा जी, दीपक नहीं, हमारे पास हम ऑलरेडी 5 मिनट एक्सीड कर चुके हैं। कौशल कांत जी, दीपक झा जी, विनोद मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और यहां पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। जीरा से प्यास बुझाएं, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिकल सेल एनीमिया एक तरह की बीमारी है। यह आनुवांशिक बीमारी है, यानी माता पिता से उनके बच्चों में आती है। इससे रक्त कोशिका का आकार गोल न होकर हंसिया जैसा हो जाता है, साथ ही उसका लचीलापन खत्म हो जाता है, जिससे नसों में खून बहने से परेशानी होती है और शरीर में तेज दर्द होता है। खून की तुरंत जांच करवाएं और डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह एवं दवा का सेवन करें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और स्वच्छता का ध्यान रखें। यदि सिकल सेल से पीड़ित युवक और युवती आपस में शादी करते हैं तो उनकी संतान में यह बीमारी होने का खतरा बहुत अधिक रहता है। इसलिए शादी से पहले लड़का और लड़की के खून की जांच जरूर करवाएं, ताकि इस बीमारी को आने वाली पीढ़ी में फैलने से रोका जा सके। आइए सिकल सेल एनीमिया बीमारी को जानें और इसे रोकें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और बात करेंगे पंजाब में कि किस तरह से फ्री बिजली, लेकिन जो जनता है उसको भरपाई करनी पड़ रही है। पंजाब की सियासत में फ्री बिजली सबसे बड़ा पॉलिटिकल टूल बन गया है। लगभग सभी पार्टियों ने इसे आजमाया है, अपने अपने समय में सभी ने उसको आजमाया है, चाहे वो अकाली दल रही हो, चाहे कांग्रेस रही हो। लेकिन अब जो पंजाब की सियासत में फ्री बिजली सबसे बड़ा पॉलिटिकल टूल बन गया है, लगभग सभी पार्टियों ने इसको बार बार अपने अपने अवसर पर इसको आजमाया है। गर्मी के इस मौसम में पंजाब में बिजली खपत बढ़ी है तो बिजली सप्लाई की चुनौती भी बढ़ी है। चुनौतियां बढ़ गई हैं गर्मी के इस मौसम में, बिजली में पंजाब में बिजली खपत बढ़ी है तो बिजली सप्लाई की चुनौती भी बढ़ी है। और इस मौसम में 300 यूनिट फ्री बिजली और किसानों के लिए फ्री ट्यूबवेल का लोड भी बढ़ा है। आप सरकार में डिमांड 21,000 मेगावाट तक पहुंची है तो सब्सिडी का ग्राफ भी 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये आंकड़े समझने की कोशिश करिएगा। खजाना खाली है लेकिन फ्री बिजली की बल्ले बल्ले है। फ्री बिजली दी जा रही है, खजाने पे जो बोझ है वो बढ़ता जा रहा है। पंजाब ने कर्ज के सारे रिकॉर्ड तोड़कर अपना कर्ज 3 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर पहुंचा दिया है। 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज रिकॉर्ड तोड़ दिए। राज्य की वित्तीय संस्थाएं सरकार को इस ऋण जाल से बाहर निकालने की सलाह दे रही हैं। वो कह रही हैं कि इस ऋण जाल से बाहर निकलिए, लेकिन इस सलाह को दरकिनार कर मान सरकार जीरो बिजली का इश्तहार दे रही है। वो कह रही है जीरो बिल का इश्तहार। मीडिया की खबरों की माने तो इस दौर में पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन पर रोजाना 130 करोड़ रुपए के सब्सिडी का लोड बढ़ रहा है। फ्री बिजली के इस दौर में किसानों के ट्यूबवेल कभी बंद नहीं होते क्योंकि बिजली फ्री आती है और जो पानी का जो दोहन है वो चालू है। धान की रोपाई अभी शुरू नहीं हुई है लेकिन 14 लाख से ज्यादा ट्यूबवेल लगातार चल रहे हैं। जानकार मानते हैं कि पंजाब में अनावश्यक रूप से पानी का दोहन 4,385 बिलियन लीटर के प्रति हफ्ते के रिकॉर्ड स्तर पर है। पंजाब के कई जिलों में भूजल स्तर खतरे की घंटी बजा चुका है। अगर गंभीर प्रयास नहीं हुए तो आधा पंजाब ड्राई जोन में तब्दील हो सकता है। लेकिन सियासत को सिर्फ वोट चाहिए, वो इसकी परवाह नहीं करेगी, वो इसकी चिंता नहीं करेगी कि आधा जो पंजाब है वो ड्राई जोन में तब्दील हो जाए या पूरा पंजाब हो जाए। समाज को ही वोट की सियासत से ऊपर उठकर नई पीढ़ी के लिए सोचना होगा। तो ये बड़ी बात है कि जो राजनीतिक दल हैं वो इसके बारे में सोच नहीं रहे हैं, सियासत इसके बारे में नहीं सोच रही है, लेकिन आम लोगों को सोचना होगा। फिलहाल इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। MDH. Here, gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you.
This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. स्वागत है आपका। और हम चर्चा कर रहे हैं कि पंजाब में फ्री बिजली, लेकिन भरपाई ज्यादा किस तरह से इस फ्री बिजली का जो आफ्टर इफेक्ट है वो पड़ रहा है, खजाने पर जो लोड है वो बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं इसकी बदौलत जो तमाम वाटर पंप्स चल रहे हैं उसकी बदौलत भी जो भूजल स्तर है उसका दोहन हो रहा है। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्रा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। विनोद जी, कितनी विषम स्थिति आप पंजाब की देख रहे हैं इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए? निखिल, मैं जब से देख रहा हूं कि पिछले दिनों से आप देखिए कि जितने भी अब शिक्षाविद हों, पंजाब के चाहे इन्वायरमेंटोलॉजिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं, लगातार पंजाब सरकार को इस बात के लिए आगाह करा रहे हैं कि जिस तरह से भूजल का वहाँ पे दोहन हो रहा है, अभी धान के रोपनी का सीजन वहाँ चलने वाला है, लेकिन वहाँ जो हाइड्रेशन जिसको आप कहते हैं कि रोपनी से पहले धान के उस खेत को सिंचाई करने के लिए इसको भिगोया जाता है। अब देखिए पानी लबालब भरे हैं, जैसा कि मीडिया की रिपोर्ट में आप देख रहे हैं कि आप इस देश में अगर ये फ्री बिजली का जो ट्रेंड लगातार कई राज्यों में बढ़ता हुआ पंजाब की तरफ आप देखते हैं, तो ये बात एक एडिटोरियल ने बहुत सही लिखा था कि आप इस देखिए कि किस तरह का ये सियासत है कि जनता वहाँ पे इसलिए वोट की सियासत में खुश है कि उसको फ्री बिजली मिल रही है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि उसके खजाने पे और उसके पर्यावरण को किस तरह से दोहन किया जा रहा है। कि आप वहाँ का 4.5 लाख से ज्यादा वहाँ के ट्यूबवेल है, अगर वो सारे ट्यूबवेल 4.5 लाख 14 लाख ट्यूबवेल अलग अलग जिलों में आप अगर देखें तो इतने ट्यूबवेल हैं सरकारी मान्यता के हिसाब से। गैर मान्यता तो आप छोड़ दीजिए वो कितने कनेक्शन होंगे। अगर उसमें 8 घंटे जो फ्री के बिजली उनको मिलते हैं, अगर वो लगातार चलते हैं, तो सोचिए कि भूजल का वहाँ पे क्या हाल होगा। रही बात कि 300 यूनिट फ्री बिजली की जो बात थी, उसमें 90% ऐसे पंजाब में लोग हैं जिनका भगवंत मान 0 बिल का अपना इश्तेहार देते हैं। आपने टेलीविजन में आप देखे होंगे, अखबारों में देखे होंगे, लेकिन ये इश्तेहार कितना महंगा पड़ रहा है उस पंजाब के राजस्व को कि आप ये देखिए कि जब आप कह रहे थे अपनी रिपोर्ट में कि पंजाब पब्लिक ये पावर कॉर्पोरेशन को 170 करोड़। सबसे खास बात यह है कि जनता को समझने की जरूरत है विनोद जी, जनता को इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि जो कहा गया रिपोर्ट में कि सियासत इसको समझ नहीं रही है, और कम से कम उसको समझना चाहिए, जनता को इसको समझना चाहिए कि आखिर किसको वोट देना है। ये फ्री भी जो है ये दरअसल कहीं ना कहीं हमारी ही पॉकेट को दूसरे तरह से पकड़ती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।